Hello students, मैं इकबाल सिंह विर्दी from Guru Nanak coaching classes Shri Ganganagar. Today we will discuss about a new chapter of class 10th science. Chapter number 15 our environment. एक्चुअली में ये हमारी बुक के अंदर 3 लास्ट में कुछ इन्वायरमेंटल बेस्ड चैप्टर है 14, 15, 16. 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी, 15 आवर एनवायरनमेंट, 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे कुछ बच्चों की डिमांड थी कि नोजगे स्कूल का एग्जाम है, ठीक है, उनका यूनिट टेस्ट या क्लास टेस्ट है आवर एनवायरनमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी का. तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं आवर एनवायरनमेंट और जो कल वीडियो अपलोड होगा वो होगा सोर्सेज ऑफ एनर्जी का. तो फर्स्टली इंट्रोडक्शन करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आवर एनवायरनमेंट. तो देखिए आवर एनवायरनमेंट मीन्स आवर सराउंडिंग. हमारी जो सराउंडिंग है उसको हम बोलते हैं आवर एनवायरनमेंट. आवर सराउंडिंग मतलब हमारी सराउंडिंग जो है, हम हमारी सराउंडिंग के अंदर जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो सारा कुछ टू फॉर्म के अंदर है, ठीक है. या तो वो लिविंग है या वो नॉन लिविंग है, या वो लिविंग है या वो नॉन लिविंग है. फॉर एग्जांपल जितने भी हम टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट्स देख रहे हैं वो सारे लिविंग्स हैं. बट ये पेन, मार्कर, ये नॉन लिविंग्स या इनका यूज नहीं है. जैसे एयर, वाटर, सैंड, ये सारे क्या है, नॉन लिविंग्स है. तो इसको हम साइंस के अकॉर्डिंग एक टर्म देंगे जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम. हालांकि इकोसिस्टम का जो एक सिंपल बेसिक मीनिंग निकलता है, इकोसिस्टम मींस आवर सराउंडिंग. हमारी जो सराउंडिंग है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम. बट व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ecosystem? Definition of ecosystem is the interdependencies of living and non-livings. कि लिविंग्स की नॉन लिविंग्स के साथ जो आपस में इंटरडिपेंडेंसीज है, मतलब हम लिविंग्स हैं, हम नॉन लिविंग्स के बिना सरवाइव नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल नॉन लिविंग क्या है, एयर. नॉन लिविंग क्या है, वाटर. नॉन लिविंग क्या है, सैंड. हम एयर, वाटर, सैंड, फायर इनके बिना सरवाइव नहीं कर सकते. मीनिंग जो लिविंग्स हैं वो टोटली इंटरडिपेंड कर रहे हैं नॉन लिविंग्स के. मतलब लिविंग और नॉन लिविंग्स की जो आपस में इंटरडिपेंडेंसीज है, जो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम. इकोसिस्टम हैव 2 कंपोनेंट्स. इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज बायोटिक एंड सेकेंड वन इज अबायोटिक. तो ये मीनिंग आप सभी को पता होगा कि बायोटिक और अबायोटिक का मीनिंग क्या होता है. कि जो भी लिविंग्स ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, और जो भी नॉन लिविंग्स हैं उनको हम बोलते हैं अबायोटिक. ठीक है, लिविंग्स के अंदर जैसे एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए, और वही नॉन लिविंग्स के अंदर अभी मैंने बोला है आपको एयर, वाटर, सैंड. ठीक है, दीज सब्सटेंसेस आर नॉन लिविंग्स एंड दीज आर लिविंग सब्सटेंसेस. तो इकोसिस्टम मीनिंग the interdependencies of living and non-living is called ecosystem. Ecosystem have 2 components, biotic and abiotic. Living substances are comes under biotic component and non-living substances are comes under abiotic substances. Biotic meaning animal or plants या living substances, abiotic meaning water, sand, air. ठीक है, इनको हम बोलते हैं abiotic. उसके बाद चलो ये तो हमने इकोसिस्टम देखा, इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट्स देखे. एक डिफरेंस जो है हम बेसिक डिस्कस करते हैं. इन अवर सराउंडिंग वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एंड सेकेंड वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. अब बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का मीनिंग क्या है आप लोगों को ये भी पता होगा. 9th क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो सब्सटेंसेस सोइल के अंदर डीकंपोज हो जाते हैं, ठीक है, जो सब्सटेंसेस सोइल के अंदर डीकंपोज होंगे, मतलब मिट्टी के अंदर डाला और वो खत्म हो गए कुछ टाइम बाद, वो बायोडिग्रेडेबल है. लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो डीकंपोज नहीं होंगे सोइल के अंदर, वो कौन से होते हैं,
नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो सब्सटेंसेस क्या हो रहे हैं, डिकम्पोज, किसके अंडर, सोइल में, इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। जो डिकम्पोज नहीं हो रहे उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस मीनिंग किचन वेस्ट, किचन का जितना भी वेस्ट होगा, मतलब वेजिटेबल्स होंगी, रोटी है, ठीक है, आटे का जो भी कचरा निकलता है, हर एक तरीके का जो हमारा किचन वेस्ट है वो एक तरीके से बायोडिग्रेडेबल है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर आता है पॉलीथीन। अब यहां पर मेन बात क्या है, प्लास्टिक होगी, पॉलीथीन, ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होती। मेन डिफरेंस क्या है कि जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, जैसे ही वो सॉइल के अंदर जाएंगे तो ये सॉइल पोल्यूशन को डिक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डिकम्पोज हो गए, जिससे सॉइल का पोल्यूशन डिक्रीज होगा। सॉइल पोल्यूशन डिक्रीज होते ही सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अब वहां पर अपने अच्छी फसल उगा सकते हैं, क्योंकि उसको हमने अच्छे से फर्टिलाइज कर दिया। क्योंकि ऐसे सब्सटेंसेस थे जो सॉइल के अंदर मिलकर के डिकम्पोज हो गए, डिकम्पोज होते ही सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन जो पॉलीथीन है ये कभी डिकम्पोज नहीं होगी, ये डिकम्पोज नहीं होगी, तो इसके कारण जो सॉइल पोल्यूशन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। सॉइल पोल्यूशन इंक्रीज होगा तो जो सॉइल फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब अब हम जमीन के अंदर क्या है, फसल को अच्छे तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, अवर एनवायरनमेंट का, इकोसिस्टम, बायोटिक, अबायोटिक एंड बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। उसके बाद देखिए अवर एनवायरनमेंट के अंदर हमें जो मेन डिस्कस करना है, यहाँ पे एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, वो वर्ड है ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल एक पर्टिकुलर एरिया या एक पर्टिकुलर एक जोन होता है, जिस जोन के अंदर जिस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स है वो सरवाइव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हर्बीवोरस जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हर्बीवोरस का एक अपना अलग से एक लेवल है कि जो सिर्फ घास ही खाएंगे, तो एक अलग से ट्रॉफिक लेवल है। सेकंड कार्निवोरस का अलग से हो गया। या आपने बोले कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लैंड पे रह रहे हैं, जमीन पे रह रहे हैं, ठीक है, उनका एक अलग से ग्रुप है, तो एक अलग ट्रॉफिक लेवल है। या अलग सिटी के अंदर रह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर रह रहे हैं, तो इसको हम पर्टिकुलर जो जोन, जो एरिया है किसी ऑर्गेनिजम्स का जहां पर वो सरवाइव कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। उसके बाद यहां पर हमें जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्या क्वेश्चन हमें एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, देखिए यहां पर फर्स्टली क्या हम डिस्कस करेंगे, फूड चेन। फूड चेन का मीनिंग, फूड चेन में क्या है? फूड चेन के अंदर देखिए बेटा कि जो फूड है वो हमारे तक पहुंचता कैसे है। एंड सेकंड फूड वेब, इसका प्रोसेस क्या होगा। अब दोनों ही चीजें एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। अब देखिए फूड चेन को बता रहा हूं मैं, ध्यान से। फर्स्टली फूड चेन में जो फूड है वो प्रोड्यूस करेंगे प्रोड्यूसर्स, ठीक है। जो फिल्म मेकर है, फिल्म कौन बनाता है? प्रोड्यूसर। मतलब सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो किसकी होगी? प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स के बाद उसको यूज करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। आफ्टर प्राइमरी कंज्यूमर्स वो चला जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर से वो चला जाएगा टर्शियरी कंज्यूमर। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए प्रोड्यूसर मीनिंग एक हमारे पास कोई प्लांट है, कोई एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री से कोई सामान आया, ठीक है, लाइक कोई कुरकुरे बने, कुरकुरे जो है वो फैक्ट्री के अंदर बने, वहां से वो चले गए होलसेल रिटेलर के पास, ठीक है, प्राइमरी। होलसेल रिटेलर ने आगे भेज दिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिए, गंगानगर के अंदर आ गए सेकेंडरी। अब गंगानगर से वो छोटे छोटे गांवों के अंदर, विलेजेस के अंदर चले गए, मीनिंग टर्शियरी कंज्यूमर। इस तरीके से जो फूड है वो आगे ट्रांसफर होता है, मतलब पहले प्रोड्यूस होगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, इस तरीके से जो फूड है वो चलेगा। दिस इज कॉल्ड फूड चेन। सेकंड फूड वेब का मीनिंग क्या हो गया? अब देखिए जो फूड वेब है, जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, इकोसिस्टम के अंदर वो प्रोड्यूसर है प्लांट्स। जस्ट समझा रहा हूं आपको,
प्लांट्स ने फूड प्रोड्यूस किया, फिर प्रोड्यूस करते ही प्लांट्स को खा लिया मान लो ग्रास होपर ने। जो ग्रास होपर आपने देखा होगा, ग्रीन कलर का जो कीड़ा होता है, ठीक है, ऐसे जमीन पे चलता है, भी उड़ता भी है, ग्रास होपर ने खा लिया। ग्रास होपर को फ्रॉग खा जाएगा, फ्रॉग को स्नेक खा जाएगा, सांप, और सांप को हॉक मीनिंग बाज, जिसको हमने बाज बोलते हैं, वो खा गया। दिस इज फूड वेब, मतलब इकोसिस्टम जो है, एक नेचर ने बहुत अच्छा एक सिस्टम बना रखा है, ठीक है, भी एक सिस्टम बना हुआ है। लोग, कुछ लोग जो है वो नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, मैं देखो किसी को पर्टिकुलरली किसी पर्सनल किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग बोलते हैं हाँ जी ये नॉनवेज खा रहा है, ये नरक में जाएगा, ये पाप कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, नॉनवेज वेज सब कुछ एक समान है, ठीक है। हम वेजिटेरियन है, हम जो मिल्क ले रहे हैं वो भी एक तरीके से नॉनवेज है। हम ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स कहां से आ रही है? प्लांट्स से। प्लांट्स भी लिविंग है, बट प्लांट्स के पास क्या है? नर्वस सिस्टम नहीं है, उन्हें पेन नहीं होता, बट प्लांट्स आर लिविंग्स ना। हम उन लिविंग्स को खा रहे हैं, हम मिल्क पी रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से नॉनवेज के अंदर ही आ गया। अब क्या है, जो नॉनवेज खा रहे हैं, मतलब जो चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, गाय का मीट खा रहे हैं, सुअर का खा रहे हैं, एग खा रहे हैं। अब क्या है, ये नेचर का प्रोसीजर है। अगर ये चीजें नहीं होगी, देखो अगर प्लांट्स बढ़ते जाएंगे, प्लांट्स को ग्रास होपर नहीं खाएगा तो प्लांट्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, या ग्रास होपर को फ्रॉग नहीं खाएगा तो अर्थ पर तो ग्रास होपर ही हो जाएंगे। अर्थ पर तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर क्या हो जाएंगे? ग्रास होपर हो जाएंगे। और अगर फ्रॉग को स्नेक नहीं खाएगा तो धरती पर स्नेक ही हो जाएंगे। इनकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, जिससे जो सिस्टम है नेचर का वो बिगड़ जाएगा, सभी को खाना नहीं मिल पाएगा, फूड की शॉर्टेज आ जाएगी। तो सभी एक फूड वेब का सिस्टम बनाया है नेचर ने भी, कौन किसको खाएगा, जो जिसको खाएगा उसी के अकॉर्डिंग जो बायोलॉजिकल साइकिल है वो मेंटेन होता है, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि इसको पाप लग रहा है, ये हो रहा है, तो ये बायोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन हो रहा है कि कौन किसको खा रहा है। दिस इज कॉल्ड फूड चेन, दिस इज कॉल्ड फूड वेब। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। मतलब फूड चेन के अंदर सिर्फ हमें बताया गया है कि फूड पहले प्रोड्यूस होगा, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के पास जाएगा, लेकिन फूड वेब कह रही है जैसे प्रोड्यूसर कौन हो गए? प्लांट्स। प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गया? ग्रास होपर। बहुत अलग अलग कंडीशंस के अंदर इसको चेंज कर सकते हैं ना, जैसे प्लांट्स को किसने खाया? काऊ ने खाया, या मान लो अपने गोट ने खाया, बकरी को किसने खाया? सुअर ने खा लिया, सुअर को किसने खाया? हिरण ने खा लिया, हिरण को किसने खाया? शेर ने खा लिया। मतलब ये अलग अलग चेंज हो सकती है। बुक के अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिया हुआ है, उसके अंदर बताया गया कि कौन किसको खा रहा है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। ये एग्जाम के अंदर आपका बिल्कुल सही रहेगा। अब फूड चेन और फूड वेब का आपको अच्छे से समझ में आ गया कि फूड चेन और फूड वेब का मीनिंग क्या है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएगा? एक तो क्वेश्चन सीधा बन रहा है डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। एक क्वेश्चन बनता है 10% लो। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10% लो? 10% लो का मीनिंग क्या है? अब देखिए, जो प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट्स ने अपना जो खाना है वो है, ठीक है, प्लांट्स है, ग्रीन है। अब प्लांट्स को खाया ग्रास होपर ने, तो कितने प्लांट्स को खाया? मान लो ग्रास होपर ने प्लांट्स की 10,000 जूल जो एनर्जी है वो यूज कर ली। अब क्या होगा? जो ग्रास होपर को कौन खाएगा? फ्रॉग। अब ग्रास होपर ने प्लांट से कितनी एनर्जी ली? 10,000 जूल। एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल होती है। अब होगा क्या? ग्रास होपर को खाएगा फ्रॉग। उस ड्यूरेशन के अंदर जो इसका 90% है वो तो ग्रास होपर यूज करेगा। अब आप बोलोगे ग्रास होपर कैसे यूज करेगा? ग्रास होपर चलेगा, ठीक है, जंप करेगा, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाएगा, अपनी बॉडी की कुछ एक्टिविटीज करेगा, तो ये खुद यूज करेगा। और जब फ्रॉग खाएगा तो जो 10% है एनर्जी वो किसको मिलेगी? फ्रॉग को। मतलब अगर ग्रास होपर ने
10,000 जूल एनर्जी ली है तो उसका सिर्फ 10% ही फ्रॉग को मिलेगा। तो 10,000 का 10% क्या हो गया, 1000 जूल। सॉरी, हुआ क्या, इसकी जो 90% है वो इसने यूज कर ली, 10% आगे 90% मीनिंग 9000 जूल ग्रास ओपर ने यूज कर ली और 1000 जूल फ्रॉग को दे दी। फिर आगे फ्रॉग ने क्या किया, फ्रॉग 90% तो खुद यूज करेगा मीनिंग 900 जूल, उसमें से जो 100 जूल है वो किसको जाएगी, स्नेक को। फिर वही स्नेक इसका 90% खुद यूज करेगा और आगे कितनी जाएगी, 10 जूल। इस तरीके से जो एनर्जी है वो आगे ट्रांसफर होगी कि जो फ्रॉग है वो सिर्फ एक ही ग्रास ऊपर नहीं खाएगा, बहुत सारे ग्रास ऊपर खाएगा। फिर नेक्स्ट जो स्नेक है वो एक फ्रॉग नहीं खाएगा, बहुत सारे फ्रॉग खाएगा, क्योंकि एक फ्रॉग से उसे सिर्फ 10% एनर्जी मिलेगी, क्योंकि जो फ्रॉग के पास 100% एनर्जी थी उसमें से 90% तो फ्रॉग ने खुद यूज कर ली, जंप करने में, वॉकिंग करने में या अपनी लाइफ की और एक्टिविटीज करने में, और 10% जो एनर्जी है वो आगे क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसके पास 20,000 जूल एनर्जी है, तो बताइए टर्शियरी के पास कितनी जाएगी। तो प्राइमरी के पास देखो 20,000 है तो इसका 10% 2,000 सेकेंडरी के पास जाएगा और 200 किसके पास जाएगा, टर्शियरी कंज्यूमर के पास। इस तरीके से जो एनर्जी है वो 10% की फॉर्म के अंदर जो ट्रांसफर है वो होती है। उसके बाद नेक्स्ट एक डेफिनेशन आती है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। This is the very most important definition of this chapter, biological magnification. Definition क्या है देखिए, the accumulation of harmful substances at a trophic level, कि किसी एक ट्रॉफिक लेवल पर अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। फॉर एग्जांपल मैंने बोला है ट्रॉफिक लेवल मींस कोई पर्टिकुलर एक एरिया या जोन को हम बोल रहे हैं। मान लो एक एरिया के अंदर, मान लो मेरे घर के पास एक पॉन्ड है, एक समुद्र है बहुत बड़ा, ठीक है, वो एक ट्रॉफिक लेवल है। उस समुद्र के अंदर किसी ने पॉइजन ऐड कर दिया तो उस समुद्र का जो ट्रॉफिक लेवल है उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होंगे। अब उस पॉइजन को उस वाटर के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं खाएंगे, उनकी क्या हो जाएगी, डेथ। दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो किसी भी पर्टिकुलर एक एरिया को, जैसे आजकल क्या चल रहा है, कोरोना, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोरोना फैल गया तो कोरोना उस एरिया को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, क्योंकि कोरोना क्या है, हार्मफुल सब्सटेंसेस है। हार्मफुल सब्सटेंसेस किसी एरिया में जब एक्यूमुलेट होंगे, इकट्ठे होंगे, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो एक जस्ट डेफिनेशन है। अब इससे होगा क्या, जो भी लिविंग्स है उनकी जो लाइफ है वो डेंजर में आ जाती है, खतरे में आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, ओजोन हमें पता है O3 बनती कैसे है, O2 प्लस O3 बनती है। ओजोन अर्थ से 20 किलोमीटर दूर एक लेयर है ब्लू कलर की जिसको हम ओजोन बोल रहे हैं। मतलब यहां से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर एक ब्लू कलर की एक लेयर है, एक कवरिंग है, जिसको अपने नीला आसमान बोलते हैं, वो ओजोन है। ओजोन का काम होता है सन से आने वाली जो लाइट है वहां से जो यूवी रेज है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और जो प्योर लाइट है वो हमें सेंड करती है, हमारे पास आती है। अब ओजोन जो है वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है। यूवी जो रेज है, यूवी रेज हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजर होती हैं। अगर यूवी रेज अर्थ पर डायरेक्ट आएंगी, मतलब अगर ओजोन ना हो उस कंडीशन में यूवी रेज आएंगी और हर एक पर्सन को स्किन कैंसर, स्किन एलर्जी जैसी प्रॉब्लम से सफर करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा हार्मफुल और डेंजर रेज होती हैं जिसको ओजोन क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन आजकल के टाइम में जो ओजोन है वो डिप्लीशन मतलब टूटना शुरू हो गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि
ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ठीक है। अर्थ पर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, व्हीकल्स बहुत सारे चल रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। और हाई टेम्परेचर के कारण ओजोन जो है वो मेल्ट होनी शुरू हो गई है, ओजोन के अंदर होल हो चुका है, जिससे यूवी रेस अर्थ पर आएंगी और हर एक पर्सन को बीमार करेंगी। अब अगर ओजोन डिप्लीशन ना हो, मतलब क्या कर सकते हैं हम, उसको प्रिवेंट कैसे करें, तो हमें जैसे मेनली प्रिवेंशन के लिए तो ग्लोबल वार्मिंग कम करनी होगी, मतलब अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कम करना होगा। अर्थ का टेम्परेचर कैसे कम होगा, क्लोरोफ्लोरो गैस से। क्लोरोफ्लोरो गैस क्या होती है, जो एसी के अंदर, मतलब ऐसी चीज जिसको अपने ठंडा करें, एसी, रेफ्रिजरेटर, व्हीकल एसी के अंदर जो गैस यूज की जाती है उसको क्लोरोफ्लोरो गैस बोलते हैं। उसको हमें फ्रीज करना जरूरी है, मतलब इस गैस का जो यूज है वो बंद करना पड़ेगा। अब देखिए किसी घर के अंदर जब एसी चल रहा है, रूम तो अंदर का बहुत ठंडा है, लेकिन एसी का जो आउटर पार्ट है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है। सेम कार अंदर से बहुत ठंडी है लेकिन बाहर से कार बहुत हीट प्रोड्यूस कर रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, ओजोन डिप्लीशन को रोकना है, ठीक है, इसको कम करना है, तो हमें क्लोरोफ्लोरो गैस का जो यूज है वो बिल्कुल डिक्रीज करना होगा, जिससे हमारी जो ओजोन डिप्लीशन है वो बच सकती है। तो ये एक छोटा सा चैप्टर है हमारा, चैप्टर 15 आवर इन्वायरमेंट। जस्ट आप बुक से इसको रीड करिए। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन नहीं होता, तो आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप अपना क्लास टेस्ट दीजिए, क्लास टेस्ट देके आप मेरे को अपना रिस्पॉन्स जरूर बताइएगा नोजगे वाले कि आपका कैसा रिस्पॉन्स रहा चैप्टर समझ के करने के बाद, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।